सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आयकर अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम देश में कब लाए गए। तो देखिए, सबसे पहले आयकर अधिनियम की अगर हम बात करें तो ये 1961 में देश में लाया गया था। इसीलिए इस अधिनियम को आयकर अधिनियम 1961 के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिए, अगर हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की बात करें तो ये 1988 में देश में लाया गया था। तो आयकर अधिनियम 1961 है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है। दोनों ही सन याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आयकर अधिनियम 1961 की। आयकर अधिनियम 1961 देश में 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ था और यह जो अधिनियम है संपूर्ण भारत में वर्तमान में लागू है। इस अधिनियम में देखिए 23 अध्याय हैं। इन 23 अध्याय में टोटल 298 धाराएं देखने को मिलती है। इसके अलावा 14 अनुसूचियां भी आयकर अधिनियम के तहत उल्लेखित है। तो आयकर अधिनियम में 298 धाराएं हैं जो कि 23 अध्याय में विभाजित है और इसके अलावा 14 अनुसूचियों का उल्लेख भी आयकर अधिनियम 1961 में देखने को मिलता है। आगे देखिए, इस अधिनियम की देखिए एक इम्पोर्टेंट धारा है दोस्तों, धारा 2, जिसमें कुछ डेफिनेशन दी गई है। अब इस धारा में देखिए डेफिनेशन किसकी दी गई है, तो आय, कृषि आय, आस्ती समूह जैसे भवन, मशीनरी, व्यापार और जो कारोबार है, इनको परिभाषित किया गया है इस अधिनियम की धारा 2 में। तो याद रखिएगा, धारा 2 एक डेफिनेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट धारा है, इसीलिए इसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर। इसके बाद देखिए, दूसरा अधिनियम है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जो कि 1988 में लाया गया था। यह जो अधिनियम है दोस्तों संपूर्ण भारत में लागू है। इसके अलावा भारत के बाहर जितने भी भारतीय नागरिक निवास करते हैं उन पर भी ये अधिनियम लागू होता है। जब यह लोकसभा और राज्यसभा में लाया गया था तो इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 9 सितंबर 1988 को दी गई थी और 1988 में ही इसे देश में लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम में देखिए मुख्य रूप से 30 धाराएं उल्लेखित है जो कि 5 अध्याय में विभाजित है। आइए शॉर्ट में जान लेते हैं कि किस अध्याय में कितनी धाराएं हैं। तो देखिए, इस अधिनियम का जो अध्याय 1 है उसमें 2 धाराओं का उल्लेख देखने को मिलता है। धारा 1 और धारा 2 जो है वो अध्याय 1 में उल्लेखित है। इसके बाद देखिए अध्याय 2 जो है उसमें 4 धाराओं का उल्लेख है। धारा 3 से लेकर धारा 6 तक ये 4 धाराएं अध्याय 2 में उल्लेखित है। अध्याय 3 में 10 धाराओं का उल्लेख है। धारा 7 से लेकर धारा 16 तक ये 10 धाराएं अध्याय 3 में दी गई है। अध्याय 4 में देखिए केवल 2 धाराओं का उल्लेख है, धारा 17 और धारा 18। इसके बाद अगर हम लास्ट अध्याय की बात करें, अध्याय 5 की बात करें, तो इस अध्याय में देखिए कुल मिलाकर 12 धाराओं का उल्लेख देखने को मिलता है। तो 12 धाराएं अध्याय 5 में उल्लेखित है। तो इस प्रकार देखिए टोटल 30 धाराएं ऐसी हैं जो कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में उल्लेखित है। ओके, क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये ऐसे नॉर्मल फैक्ट हैं जो कि इस अधिनियम से हमें पता होना चाहिए। अब इसके अलावा इस अधिनियम के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन्हें हम क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं और एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आयकर अधिनियम 1961 देश में कब लागू किया गया। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, अभी जस्ट हमने इस क्वेश्चन पर डिस्कस किया है। आयकर अधिनियम 1961 जो है ये 1 अप्रैल 1962 को देश में लागू किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी, 1 अप्रैल 1962 को आयकर अधिनियम 1961 देश में लागू किया गया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आयकर अधिनियम में खाली स्थान एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारी को देता है। यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटी गई कर की राशि को प्रमाणित करता है। तो देखिए ऐसा फॉर्म कौन सा है, तो यह फॉर्म है फॉर्म 16। फॉर्म 16 जो कि एक सर्टिफिकेट है, इसे कंपनी अपने कर्मचारियों को जारी करती है। देखिए यह कर्मचारी की सैलरी से काटे गए टीडीएस को प्रमाणित करता है। यह देखिए आयकर रिटर्न भरने में भी मदद करता है। इसके इस्तेमाल से देखिए इनकम टैक्स का सबूत मिल सकता है। तो यह जो फॉर्म है एक इनकम टैक्स के सबूत के रूप में कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा फॉर्म 16 जो कि
नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया जाता है। आयकर अधिनियम की किस धारा में वेतन को परिभाषित किया गया है? तो यह धारा है धारा 17। इस अधिनियम की धारा 17 में देखिए, जो वेतन है उसे मजदूरी, कोई वार्षिकी या पेंशन या कोई उपदान के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब इन सभी को धारा 17 के अंतर्गत वेतन में सम्मिलित किया जाता है। तो ये जो धारा है आयकर अधिनियम की धारा 17 है। ओके, आगे आ जाते हैं। किसी व्यक्ति की आय में किस किस की आय शामिल मानी जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आप धारा को याद करिए। ये जो धारा है धारा 64 है। किस अधिनियम की? आयकर अधिनियम 1961 की। तो देखिए दोस्तों, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 64 के तहत किसी व्यक्ति की आय में पति, पत्नी और अवयस्क संतान तीनों की आय सम्मिलित की जाती है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर प्राकृतिक रूप से निशक्त अवयस्क संतान है तो उसकी आय को इस आय में शामिल नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आंसर हो गया उपरोक्त सभी। आयकर अधिनियम की धारा 64 के तहत किसी भी व्यक्ति की आय में पति, पत्नी और अवयस्क संतान तीनों की आय को काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भवनों के लिए किराया, रेट, कर, मरम्मत और बीमा आयकर अधिनियम की किस धारा में उल्लेखित है? तो यह धारा है दोस्तों धारा 30। तो आंसर हो गया यहाँ पर आंसर सी। आयकर अधिनियम की धारा 30 में भवनों के लिए किराया, रेट, कर, मरम्मत और उसका जो बीमा है उसे उल्लेखित किया गया है। इसके बाद आगे आ जाइए। आयकर अधिनियम 1961 के प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति का भारत में निवास किस धारा के तहत उल्लेखित है? तो देखिए, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6 के तहत किसी भी व्यक्ति के भारत में निवास को परिभाषित किया गया है। धारा 6 के तहत देखिए दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति 182 या अधिक दिनों की कालावधि तक अगर भारत में निवास करता है तो उसे इनकम टैक्स की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, अगर वो इसके पूर्व 4 साल में 365 दिन या उससे अधिक दिनों तक भारत में निवास करता है तो ऐसी कंडीशन में भी उसे आय कर की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ आंसर हो गया आंसर ए। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6 में देखिए, किसी व्यक्ति पर कितने दिनों पर भारत में निवास पर आयकर लगाया जाएगा इसका उल्लेख किया गया है। ओके, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर पेचीदा मामला है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर डिफिकल्ट है, लेकिन इसे याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से देखिए धारा हमसे एग्जाम में पूछी गई है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिएगा। क्लियर? यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अपराधों का संज्ञान आयकर अधिनियम के तहत कौन करता है? तो यहाँ पर भी देखिए धारा इंपॉर्टेंट है। ये धारा है धारा 292। आयकर अधिनियम की धारा 292 के तहत देखिए दोस्तों, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या फिर देखिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से निचली श्रेणी का कोई न्यायालय अपराध का विचार नहीं कर सकेगा। तो देखिए, आयकर अधिनियम के तहत अपराधों का जो संज्ञान है वो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आंसर ए और बी। और ये धारा कौन सी है दोस्तों? तो धारा 292। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे आ जाइए। आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय 5 में कितनी धाराएं उल्लेखित है? वेरी सिंपल, देखिए इसके अध्याय 5 में कुल मिलाकर 6 धाराओं का उल्लेख किया गया है। धारा 60 से लेकर धारा 65 तक अध्याय 5 में उल्लेखित है। तो आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय 5 में 6 धाराओं का उल्लेख है। आगे आ जाइए। आयकर का प्रभार इस अधिनियम की किस धारा में उल्लेखित है? आयकर अधिनियम 1961 के तहत देखिए, आयकर का जो प्रभार है वो धारा 3 के तहत उल्लेखित किया गया है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा धारा 3। आयकर अधिनियम की धारा 3 के तहत देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा आयकर का प्रभार अधिनियमित किया जाता है। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुल आय पर आयकर का प्रभार लगा सकती है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। आयकर अधिनियम की धारा 3 में आयकर के प्रभार को उल्लेखित किया गया है। आगे आ जाते हैं फ्रेंड्स। आयकर अधिनियम की धारा 276 में क्या उपबंध है?
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले धारा याद रखिएगा, ये धारा है धारा 276। देखिए आयकर अधिनियम की धारा 276 कर वसूली को विफल करने के लिए संपत्ति को हटाने, छिपाने, अंतरित करने या परिधान करने का उपबंध करती है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। आयकर अधिनियम की धारा 276 के तहत कर वसूली को विफल करने के लिए संपत्ति को हटाने, छिपाने और परिधान करने का उपबंध दिया गया है। आगे आ जाइए, इनमें से कौन सा आयकर से संबंधित नहीं है? तो देखिए फॉर्म 16, धारा 80C और ITR जिसे इनकम टैक्स रिटर्न के नाम से जाना जाता है, ये आयकर से संबंधित नियम है। लेकिन देखिए वेट जो है ये एक टैक्स हुआ करता था जो कि 1 जुलाई 2017 से GST के लागू हो जाने के बाद समाप्त कर दिया गया है। तो वेट देखिए आयकर से संबंधित शब्दावली नहीं है। दोहरे कराधान से राहत किस अध्याय में दिया गया है? दोहरे कराधान से राहत जो है वो आयकर अधिनियम के अध्याय 9 में उपबंधित है। इस अध्याय में देखिए कुल मिलाकर 3 धाराओं का उल्लेख किया गया है, धारा 90, धारा 90 का और धारा 51। ये 3 धाराएं अध्याय 9 में उल्लेखित है जिसमें दोहरे कराधान का प्रावधान है। तो आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, आयकर अधिनियम 1961 का विस्तार कहाँ तक है? तो देखिए आयकर अधिनियम जब से देश में लागू किया गया है तब से यह संपूर्ण भारत में लागू है। तो आंसर ए। आयकर अधिनियम 1961 संपूर्ण भारत में विस्तारित है। आगे आइए, इस अधिनियम की किस धारा के तहत आयकर प्राधिकारी की नियुक्ति की जाती है? तो देखिए दोस्तों, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 117 में आयकर प्राधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार देखिए केंद्र सरकार के द्वारा निरीक्षक, आयकर आयुक्त और निर्देशकों की नियुक्ति की जाती है। तो आयकर प्राधिकारी की नियुक्ति इस अधिनियम की धारा 117 में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख कौन सी है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए आयकर अधिनियम के तहत जिस भी कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता, मतलब उसका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ऐसी कंपनियां देखिए 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर सकती है। तो आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जिन कंपनियों का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता दोस्तों, ऐसी कंपनियों को 30 सितंबर तक इनकम टैक्स जमा करने में छूट दी जाती है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दोहरे कराधान से राहत आयकर अधिनियम के किस अध्याय में उल्लेखित है? देखिए इस क्वेश्चन पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये यहाँ पर रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए दोहरे कराधान से जो राहत है वो आयकर अधिनियम के अध्याय 9 में उल्लेखित है। पहले भी हमने इस पर डिस्कस किया था। आंसर सी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा में निर्वाचन को परिभाषित किया गया है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा देखिए 2 में निर्वाचन को परिभाषित किया गया है। इसके तहत देखिए निर्वाचन से आशय संसद या किसी भी विधानमंडल या फिर स्थानीय प्राधिकरण या फिर अन्य लोक प्राधिकरण के सदस्यों का चयन विधि के अधीन किया गया है तो वो निर्वाचन की श्रेणी में शामिल किया जाता है। और ये जो परिभाषा है 2 में उल्लेखित है। तो आंसर डी। आगे देखिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो देखिए सबसे पहले तो ये याद रखिए कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अध्याय 2 की धारा 3 के तहत विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है। और ये जो शक्ति है केंद्र और राज्य सरकार दोनों को प्रदान की गई है। केंद्र और राज्य सरकार देखिए इतने विशेष न्यायाधीश जितने किसी मामलों या किसी क्षेत्रों के लिए आवश्यक हो नियुक्त कर सकती है। तो आंसर सी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3 के तहत केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति दी गई है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत जुर्माना नियत करने के लिए ध्यान रखने वाली बातें किस धारा में उल्लेखित है? तो देखिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 16 के तहत
न्यायालय किसी भी दंड के विषय में जुर्माने की रकम नियत करने के लिए किन बातों का ध्यान रखेगा, इसका उल्लेख किया गया है। तो यह जो उल्लेख है धारा 16 के तहत किया गया है। तो आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 16 में जुर्माना नियत करने के लिए ध्यान रखने वाली बातों का उल्लेख किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत हाईकोर्ट की अपील और पुनरीक्षण की शक्ति किस धारा के तहत दी गई है? तो ये धारा है दोस्तों धारा 27। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के उपबंध के अधीन रहते हुए देखिए हाईकोर्ट जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन हाईकोर्ट को दी जाने वाली अपील और पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो ये उपबंध धारा 17 में उल्लेखित है। तो आंसर बी। ओके, आगे आइए। यदि कोई लोक सेवक वेद पारिश्रमिक के अलावा अन्य धन प्राप्त करता है तो वह दंडित किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस अधिनियम की धारा 7 का उल्लेख किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत देखिए, यदि कोई लोक सेवक वेद पारिश्रमिक मतलब उसको जो सैलरी मिलती है उसके अलावा किसी भी प्रकार से अन्य धन को प्राप्त करता है, चाहे वो रिश्वत के रूप में लिया गया हो या फिर उपहार के रूप में लिया गया हो, तो ऐसा कोई अगर अन्य धन प्राप्त करता है तो वो न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है। तो आंसर सी। यदि कोई लोक सेवक वेद पारिश्रमिक के अलावा अन्य धन को प्राप्त करता है तो उसे कम से कम 3 साल और अधिक से अधिक 7 साल की सजा हो सकती है। और यह जो प्रावधान है इस अधिनियम की धारा 7 में किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अध्याय 3 में कितनी धाराओं का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की जो धारा 3 है उसमें कुल मिलाकर 4 धाराओं का उल्लेख किया गया है। अब ये 4 धाराएं कौन सी है? तो देखिए, धारा 3 से लेकर धारा 6 तक 4 धाराएं अध्याय 3 में उल्लेखित है। इसमें धारा 3 के तहत विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति दी गई है। धारा 4 के तहत विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय मामले दिए गए हैं। धारा 5 में विशेष न्यायाधीश की शक्तियों का उल्लेख किया गया है और धारा 6 में विचारण करने की शक्ति दी गई है। तो इस प्रकार देखिए, ये 4 धाराएं ऐसी हैं जो कि इस अधिनियम के अध्याय 3 में उल्लेखित है। तो आंसर बी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अध्याय 3 में 4 धाराओं का उल्लेख किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की प्रवृत्ति है, मतलब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि ये कहाँ पर लागू है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में ये संपूर्ण भारत में लागू है। देखिए, 2019 से पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर बाकी भारत में लागू था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और अब जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है वो संपूर्ण भारत में लागू है। कब से? 2019 के बाद से। इसके पहले जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर ये बाकी के भारत में लागू था। आगे आ जाइए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन मामलों का अन्वेषण किस अध्याय में उल्लेखित है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन मामलों का जो अन्वेषण है वो अध्याय 4 में उल्लेखित है। तो आंसर तो पता चल गया, अध्याय 4। अब देखिए, इस अध्याय के तहत कुल मिलाकर 2 धाराओं का उल्लेख देखने को मिलता है, धारा 17 और धारा 18। इस अधिनियम की धारा 17 में देखिए अन्वेषण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का उल्लेख किया गया है और धारा 18 के तहत देखिए बैंक कार बहियों के निरीक्षण की शक्ति दी गई है। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन मामलों का जो अन्वेषण है वो अध्याय 4 की इन 2 धाराओं में उल्लेखित है। ओके, इसके बाद देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो आइए हमारे लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितने वर्ष से ऊपर होनी चाहिए? तो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में देखिए जो अर्हता प्राप्त व्यक्ति है उसकी आयु 80 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। अगर वो 80 वर्ष से ऊपर है तभी उसे अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। लेकिन देखिए, सामान्य वरिष्ठ नागरिक की अगर बात की जाए तो उसकी आयु 60 वर्ष से ऊपर जानी चाहिए।
तो अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक की यहाँ पर आयु पूछी गई है, तो वो हो जाएगी 80 वर्ष। अगर वो 80 वर्ष के ऊपर है तो उसे अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक का दर्जा दिया जाता है। ओके, सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही फैक्टफुल क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। चलिए हम सबसे पहले मोटर वाहन अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सन को याद करना पड़ेगा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में देश में लागू किया गया था और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है वो 1980 में देश में लाया गया था। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें सन याद करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही कैजुअल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 में लाया गया था। 1988 में भारत की संसद द्वारा इसे पारित किया गया था, जो कि देखिए सड़क परिवहन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम में ड्राइवर और कंडक्टर के लाइसेंस, मोटर वाहनों के लिए पंजीकरण, बीमा, अपराध और उसके लिए दंड, इन सभी के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। आगे देखिए, ये अधिनियम 14 अक्टूबर 1988 को देखिए इसे राष्ट्रपति की अनुमति दी गई थी, लेकिन ये देश में 1 जुलाई 1990 में लागू किया गया था। तो राष्ट्रपति की अनुमति 14 अक्टूबर 1988 को दी गई थी और इसे देश में 1 जुलाई 1990 को लागू किया गया था। देखिए ये अधिनियम तो 1988 में लाया गया था, लेकिन आगे चलकर देखिए इस अधिनियम में 2019 में संशोधन किया गया था। तो मोटरयान अधिनियम 1988 में लाया गया था और इसमें संशोधन 2019 में किया गया था। इस अधिनियम में देखिए वर्तमान में टोटल 217 धाराएं हैं। तो मोटरयान अधिनियम 1988 217 धाराओं में बटा हुआ है। इसके बाद देखिए दूसरा कानून है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसे देखिए नॉर्मली रासुका के नाम से भी जाना जाता है। आपने काफ़ी बार ये वर्ड सुना होगा, रासुका मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है यही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के नाम से जाना जाता है। कब लाया गया था? 1980 में। देखिए यह जो अधिनियम है देश की सुरक्षा के लिए सरकार को और अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है, जो कि देखिए केंद्र और राज्य दोनों को ही गिरफ्तारी के आदेश देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को देखिए राष्ट्रपति की परमिशन 27 दिसंबर 1980 को दी गई थी। तो 27 दिसंबर 1980 को इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किया गया था। देखिए पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के भारत में लागू था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू कर दिया गया है। तो अब देखिए वर्तमान में इस अधिनियम का जो विस्तार है वो पूरे भारत में देखने को मिलता है। ये अधिनियम 18 धाराओं में बटा हुआ है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में 18 धाराएं उल्लेखित है जो कि 1980 से देश में लागू है। क्लियर? तो देखिए ये ऐसे दो अधिनियम हैं जो कि हमसे यूपीएसआई की एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए बहुत ही कैजुअल फैक्ट इन दोनों ही अधिनियम के यहाँ पर हमने देखे हैं। अब हम बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मोटरयान अधिनियम 1988 का विस्तार होगा तो कहाँ तक होगा दोस्तों? संपूर्ण भारत में होगा। देखिए जब से इस अधिनियम को 1988 में लाया गया है ये संपूर्ण भारत में लागू है। इसके अंतर्गत राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दोनों को शामिल किया जाता है। तो ये अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। यह अधिनियम कब लागू हुआ? तो देखिए इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी की बात करें तो वो 14 अक्टूबर 1988 को मिली थी, लेकिन यह अधिनियम देश में 1 जुलाई 1990 को लागू किया गया था। तो आंसर डी, मोटरयान अधिनियम 1988 1 जुलाई 1989 को देश में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितनी आयु के व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार है? तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर धारा को याद रखिए। ये धारा है धारा 4। मोटरयान अधिनियम की धारा 4 मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा निर्धारित करती है। इसी धारा 4 के तहत देखिए 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए
सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान चलाने के लिए लाइसेंस दिया जाता है? तो आंसर हो गया 18 वर्ष से अधिक। 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चला सकेगा। आगे आ जाइए। मोटर को चलाने की शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति मतलब लर्निंग लाइसेंस कितने समय तक लागू रहता है? तो देखिए, लर्निंग लाइसेंस जो है वो 6 माह तक लागू रहता है। देखिए, ये जो प्रावधान है इस अधिनियम की धारा 14 में किया गया है। धारा 14 में देखिए, मोटरयान को चलाने के लिए लर्निंग लाइसेंस से संबंधित प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के देखिए अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए 6 माह तक लर्निंग लाइसेंस धारा 14 के तहत लागू रहता है। किसी मोटरयान की आयु सीमा कौन नियत कर सकेगा? तो मोटरयान अधिनियम की धारा 59 के तहत देखिए, केंद्र सरकार जो है वो मोटरयान की आयु सीमा का निर्धारण कर सकती है। तो आंसर हो गया आंसर ए। किसी भी मोटरयान की आयु सीमा का निर्धारण इस अधिनियम की धारा 59 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। चुरा ले गए और बरामद किए गए मोटरयानों से संबंधित जानकारी पुलिस द्वारा किसे दी जाएगी? तो पुलिस के द्वारा चुरा ले गए और बरामद किए गए मोटरयान जो है इसकी जानकारी राज्य परिवहन प्राधिकरण को दी जाती है और यह प्रावधान इस अधिनियम की धारा 62 में किया गया है। धारा 62 के तहत राज्य परिवहन प्राधिकरण को ऐसी जानकारियां दी जाती है। तो आंसर सी। ओके, यहां तक आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। किस धारा में परमिट आवश्यकता का उपबंध किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, मोटरयान अधिनियम की धारा 66 के तहत किसी भी मोटरयान के लिए परमिट का उपबंध किया गया है और यह उपबंध धारा 66 में देखने को मिलता है। परमिटों के लिए संबंधित आवेदन किया जाता है। तो देखिए, किसी भी मोटरयान के लिए परमिट जो है उससे संबंधित आवेदन प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सामने किया जाता है और यह जो प्रावधान है धारा 69 में उल्लेखित है। मोटरयान अधिनियम की धारा 69 के तहत परमिट से संबंधित आवेदन प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सामने किया जाता है। तो आंसर मिल गया यहां पर आंसर बी। यातायात चिन्हों का अनुसरण करने संबंधित कर्तव्य उपबंधित है। तो देखिए, यातायात चिन्हों का अनुसरण जो है धारा 119 में उपबंधित है। मोटरयान अधिनियम की धारा 119 के तहत देखिए, यातायात चिन्हों के अनुसरण से संबंधित कर्तव्यों का उल्लेख है। तो धारा 119। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। यह किस धारा में प्रावधान है कि मोटरसाइकिल पर सिर्फ 2 व्यक्ति ही यात्रा कर सकते हैं? तो यह प्रावधान किस धारा में किया गया है? धारा 128 में। देखिए, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 128 में ड्राइवरों और पिछली सवारी के लिए सुरक्षा उपाय से संबंधित उपबंध है। इस धारा के तहत देखिए, 2 पहिए वाले मोटरसाइकिल का ड्राइवर मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा। यह जो प्रावधान है धारा 128 में किया गया है। हेलमेट लगाने का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो मोटरयान अधिनियम की धारा देखिए 129 में हेलमेट लगाने संबंधित प्रावधान किया गया है। तो आंसर बी हो जाएगा। हेलमेट लगाने का प्रावधान इस अधिनियम की धारा 129 में उल्लेखित है। आगे देखिए, कोई सिख जो किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल चलाते समय पगड़ी पहना है, वह हेलमेट ना पहनने के लिए क्या दंडित किया जा सकता है? तो देखिए, इस अधिनियम की धारा 129 के तहत उसे दंडित नहीं किया जा सकता। यह जो प्रावधान है मोटरसाइकिल अधिनियम की धारा 129 में किया गया है, जिसके तहत देखिए, अगर किसी भी सिख ने पगड़ी पहन रखी है तो उसे हेलमेट लगाना अनिवार्य नहीं है। तो आंसर बी। टक्कर मारकर भागने संबंधित मोटर दुर्घटना के मामले में प्रतिकर के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मोटरयान अधिनियम के तहत टक्कर मारकर भागने संबंधित जो मोटर दुर्घटना के मामले हैं उसके तहत जो प्रतिकर का उपबंध है वो इस अधिनियम की धारा 161 के तहत किया गया है। तो धारा 161। इस अधिनियम की किस धारा के तहत राज्य सरकार दावा अधिकरण गठित कर सकती है? तो किस धारा के तहत कर सकती है फ्रेंड्स? धारा 165 के तहत। देखिए, राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके दुर्घटना दावा अधिकरण का गठन प्रतिकर के दावों को निपटाने के लिए कर सकती है।
जिसमें देखिए मोटरयान के उपयोग में अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो या फिर उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा हो, सभी के इंश्योरेंस संबंधित दावों को निपटाया जाता है। तो इस प्रकार के अधिकरण का जो गठन है वो धारा 165 के तहत राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर इस फैक्ट को भी याद रखिएगा कि इस अधिकरण की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। कौन सी धारा मोटरयान अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करती है? तो मोटरयान अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो इस अधिनियम की धारा 213 के तहत की जाती है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा देखिए 213 में मोटरयान अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके अलावा देखिए धारा 214 में आरंभिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों पर अपील और पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर मोटरयान अधिकारियों की नियुक्ति की बात पूछी गई है, तो ये धारा 214 में उल्लेखित है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मोटरयान अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप धारा को याद करिए कि मोटरयान अधिनियम की किस धारा के तहत मोटरयान अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो ये धारा है दोस्तों धारा 203। इस धारा में ही मोटरयान अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और ये जो नियुक्ति है राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। धारा 203 के तहत देखिए राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए एक मोटरयान विभाग स्थापित कर सकती है तथा देखिए उतने व्यक्तियों को इसका अधिकारी नियुक्त करेगी जितने आवश्यक हो। मतलब यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। कितने भी व्यक्ति राज्य सरकार के द्वारा अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह यातायात संकेत किसका प्रतीक है? तो देखिए यहाँ पर आपको एक चिन्ह दिया गया है, एक यातायात संकेत दिया गया है और आपको बताना है कि ये किसका प्रतीक है। तो सबसे पहला देखिए पैदल यात्री वर्जित है, तो बिल्कुल सही। ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसका मतलब होता है कि उस क्षेत्र में या उस सड़क पर जहाँ पर ये चित्र लगा है पैदल यात्री वर्जित माने जाते हैं। तो आंसर ए। इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर देखिए एक और चित्र दिया गया है। अब इसका अर्थ हमें बताना है। तो इसका अर्थ क्या है? सभी दिशाओं से वाहन आ रहे हैं, बिल्कुल गलत। आगे रास्ता घूमकर है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं मोटरयान अधिनियम के तहत, उसका मतलब होता है कि आगे रास्ता घूमकर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को राष्ट्रपति ने कब अपनी परमिशन दी थी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। शुरू में ही हमने इस पर बात की थी। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को 27 दिसंबर 1980 को परमिशन दी गई थी। तो आंसर डी, 27 दिसंबर 1980 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में टोटल 18 धाराओं का उल्लेख देखने को मिलता है। तो आंसर ए। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर आप संकेत देख लीजिए और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, आगे खतरनाक ढलान है, बिल्कुल गलत। धीरे चलें, बिल्कुल गलत। आगे 2 मोड़ हैं, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये जो आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, आप जो यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आगे 2 मोड़ हैं। पहला मोड़ देखिए राइट हैंड साइड पर है और दूसरा मोड़ लेफ्ट हैंड साइड पर है। विशेष व्यक्तियों के निरोध के लिए आदेश बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत विशेष व्यक्तियों के निरोध के लिए आदेश बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को प्रदान की गई है। तो यहाँ पर बी और सी दोनों सही हैं। देखिए ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि लोक व्यवस्था बनाए रखने में बाधक हो या फिर देखिए समाज के लिए खतरा हो या फिर समाज के लिए कोई भी आवश्यक सेवा या फिर पूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकारक हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए देखिए निरोध के लिए आदेश बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को दी जाती है। किस धारा के तहत? धारा 3 के तहत। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की किस धारा के तहत
सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है। तो देखिए सलाहकार बोर्ड का जो गठन है वो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 9 के तहत किया जाता है। तो आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए धारा 9 के तहत केंद्र सरकार व राज्य सरकार जब आवश्यक समझे एक या अधिक सलाहकार बोर्ड का गठन कर सकती है। अब देखिए प्रत्येक बोर्ड में 3 व्यक्तियों को मिलाकर सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि इन 3 व्यक्तियों की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए ऐसे व्यक्ति जो कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के योग्य हों या फिर न्यायाधीश रह चुके हों, तो ऐसे 3 व्यक्तियों को मिलाकर सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है। किस धारा के तहत? धारा 9 के तहत। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है और बहुत ही सिंपल है। कैजुअली ये आपको हर जगह पर देखने को मिल जाता है, लेकिन कहाँ पर? वहाँ पर जहाँ पर आगे गार्ड रहित रेलवे क्रॉसिंग हो। तो ऐसे रेलवे क्रॉसिंग जहाँ पर गार्ड अपॉइंट नहीं है वहाँ पर इस प्रकार का संकेतक हमें देखने को मिल जाता है। तो आंसर बी। क्लियर? तो चलिए अब सबसे लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 13 के तहत निरोध की अधिकतम अवधि कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको धारा पता चल गई कि निरोध की अधिकतम अवधि धारा 13 के तहत उल्लेखित है। देखिए यहाँ पर 2 धाराओं का आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली है धारा 12, जिसके तहत सलाहकार बोर्ड की सूचना पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इस धारा के तहत देखिए किसी भी केस में जब सलाहकार बोर्ड ने यह सूचना दे दी हो कि उसके मत में किसी भी व्यक्ति के निरोध के लिए सफिशिएंट कारण है, तब देखिए सरकार उस व्यक्ति के विरुद्ध निरोधादेश की पुष्टि कर सकती है। तब देखिए उस व्यक्ति को ऐसे समय के लिए जैसा भी गवर्नमेंट उचित समझे निरोध किया जा सकता है। तो देखिए ये जो प्रावधान है ये तो धारा 12 में किया गया है। अब देखिए धारा 13 में निरोध की अधिकतम अवधि का प्रावधान किया गया है। मतलब कोई भी निरोधादेश अगर धारा 12 के तहत कन्फर्म हो जाता है तो देखिए जो सरकार है, या तो वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, किसी भी व्यक्ति को निरोध की तारीख से अधिकतम 12 माह के लिए निरुद्ध कर सकती है। तो ये जो प्रावधान है वो धारा 13 में किया गया है। तो कितने समय के लिए निरोध किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को? अधिकतम 12 माह के लिए। इसके पहले देखिए सरकार चाहे तो कभी भी निरोध को रद्द भी कर सकती है। तो यह प्रावधान धारा 13 के तहत किया गया प्रावधान है। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने मोटरयान अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, इन दोनों से ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। और आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे।